ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वो हमने निकाला था। तो आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे उससे आपको पता चल गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स हैवी है तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया जा सकता है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट लाइटर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं किया जा सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एप्लीकेशंस है, अगर हम उनकी बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशंस या ग्रेविटेशनल फोर्स हम जिसको बोल सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड है, जो गैसेज है। देखो किसी भी प्लेनेट जो अर्थ है इसके बाहर वो जितनी भी गैसेज है या एनवायरनमेंट है जो हम कहें, उसकी स्टेबिलिटी की वजह सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकंड वन, जो टाइड्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स है समुद्र के अंदर, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। जो वी आर एट अर्थ, हम अर्थ के ऊपर स्टे हैं, इसकी वजह भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, सन और प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन में ला सकता है। अब जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव करते हैं तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सन और अदर प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो सन के अराउंड मूव करते हैं। देखो जहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा, ये अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। अगर या ये जो प्रोड्यूस होगा वो ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर मोशन में ले आता है। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून अर्थ के अराउंड रोटेशन में है, तो इस रोटेशन के लिए यहाँ जो फोर्स लगा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया है। जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांधो और उसको जब हम रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पर जब वो रोटेशन में है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ जो फोर्स लगा है वो मस्कुलर फोर्स है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए अदर फोर्स की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन जहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड प्लैनेट, वो चाहे नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, उन सभी का रीजन एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। अगर फिर भी कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो 16th सेंचुरी के अंदर केपलर आया था, 16th सेंचुरी केपलर। तो इससे पहले बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में बहुत सी अपनी अपनी थ्योरियां दी। जैसे सबसे पहली जो थ्योरी होती थी वो जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसको बोल सकते हैं, जियोसेंट्रिक, और एक थ्योरी थी हेलिसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है जियो मीन अर्थ, इन सेंटर, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर अर्थ सेंटर में है, सन उसके बाहर को चक्कर काटता है, ऐसी थ्योरी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक। हेलिसेंट्रिक का मतलब होता है सन एट सेंटर, सन एट सेंटर। जो स्टार्टिंग में थ्योरी आई थी वो जियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी।
जिसमें ये बताया गया था कि अर्थ सेंटर में है और सभी प्लैनेट इवन सन भी अर्थ के बाहर को चक्कर लगाता है। जो फादर ऑफ फिजिक्स जिसको हम कहते हैं गैलीलियो ने ये बात बताई थी कि जो थ्योरी हेलिसेंट्रिक है, सन के अराउंड अदर प्लैनेट इवन अर्थ भी चक्कर लगाती है। लेकिन उस टाइम यूरोप के अंदर जो चर्च के पादरी है उसकी सबसे ज्यादा पोप बोल देते हैं, सबसे ज्यादा लोग उसकी मानते थे। तो पादरी ने ये कहा कि धरती सेंटर में है, उसके चारों ओर अदर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि सन सेंटर में है, सभी प्लैनेट इवन अर्थ भी उसके बाहर को चक्कर लगाती है। और इस कंट्रोवर्सी में गैलीलियो को उनके विरोध का सामना करना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ा था। आर्यभट्ट ने भी ये बता दिया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ऐसी बहुत सी थ्योरियां आई, उसमें से फिर साइंटिस्ट एक आया टाइको ब्राहे। इस साइंटिस्ट ने जो पोजीशन ऑफ स्टार के ऊपर है अपने जो डिस्कवरी रखी, उसने पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में इतनी पुस्तकें लिखी कि 1-2 कमरे उसने भर दिए, इतनी बुक्स जो है 1-2 कमरे उसने भर दिए। वो उस पोजीशन के बारे में लिखता ही अपनी पूरी लाइफ को कवर कर गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला उसकी जो इस जितने भी एक्सपेरिमेंट थे। उसके बाद साइंटिस्ट आया केपलर, उसने टाइको ब्राहे की जितनी भी बुक्स थी उनको पढ़ा और पढ़ के कुछ ला दिए। वो प्लेनेट के मोशन के बारे में ला थे, तो इनको केपलर प्लैनेटरी मोशंस लॉ भी बोला जाता है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये 3 लॉ थे, काफी फेमस हुए। इन लॉ के बेसिस पे ही न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था। यानी हम ये कह सकते हैं केपलर के बाद न्यूटन आए थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल का लॉ दिया। ग्रेविटेशनल में एक रूल आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो केपलर के लॉ से ही लिया गया है। यानी केपलर ने जो अपने लॉ दिए हैं वो प्लैनेट के मोशन से रिगार्डिंग दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मीन प्लैनेट के बारे में, यानी केपलर ने 3 लॉ दिए हैं, वो प्लैनेट के मोशन के बारे में दिए हैं। फर्स्ट इसको बोला जाता है केपलर फर्स्ट लॉ, या इसका जो दूसरा नाम है इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये कहता है एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit in which sun is at one of the 2 focus। फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट जिसको बोला जाता है, इसमें बताया गया है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये थ्योरी उसने कहां से दी? ये टाइको ब्राहे की जितनी बुक्स है उनको पढ़ने के बाद, उनको सभी को रिसर्च करने के बाद जो केपलर है उसने प्लैनेटरी लॉ का के बारे में बताया। उसने बताया कि जितने भी प्लैनेट है वो सन के रिवॉल्व मूव करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकस। अब वन ऑफ द 2 फोकस को समझने बहुत जरूरी है। अब इलिप्टिकल की बात है, देखो अर्थ जो है वो स्फीयर है शेप में हम बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट स्फीयर हो और वो रोटेशन में हो, रोटेशन भी 2 तरह का, अपनी एक्सिस के ऊपर भी और किसी सर्कल में भी, तो वो इलिप्टिकल शेप दिखाई देती है। जब भी वो मोशन में रहेगा, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, फुटबॉल है जैसे हमारे पास, अगर आप उसको उसकी एक्सिस पे रोटेट करोगे तो वो ऐसे लगेगा साइडों में फैल गई है, ऊपर से वो छोटी हो गई है, इलिप्टिकल शेप। लेकिन वो कब लगती है? जब वो मोशन में है। तो अर्थ या जितने भी प्लेनेट है वो सारे के सारे मोशन में है, तो उनकी शेप इलिप्टिकल लगती है।
ये शेप की बात बता रहा हूं मैं। अब उनके रोटेशन की बात है, उनका रोटेशन का जो पाथ है जिसको ऑर्बिट बोला जाता है वो भी इलिप्टिकल है। अब जब सर्कल होता है तो उसके मिड पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। जब सर्कल हो या सर्कुलर ट्रैक हो, सर्कुलर पाथ हो, तो उसके मिड पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। लेकिन जब पाथ इलिप्टिकल हो तो +1 क्लास में आप पढ़ोगे, एक टॉपिक आएगा इलिप्स, एक शेप होती है, उसमें सेंटर 2 माने जाते हैं, एक यहां और एक यहां। इन 2 में से किसी एक को सेंटर मान लिया जाता है। सेंटर 2 ही होते हैं, 2 में से किसी एक को माना जाता है अगर शेप इलिप्टिकल है तो। और इन सेंटर्स को बोला जाता है फोकस। फोकस F1 या फोकस F2। जब पाथ इलिप्टिकल है, अंडाकार है, तो कहते हैं कि सन इन दोनों फोकस में से कहीं भी हो सकता है। वो इस पोजीशन पे भी हो सकता है, वो इस पोजीशन पे भी हो सकता है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि हर एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी उनके पाथ है वो सर्कुलर नहीं है। और सन इस इलिप्टिकल पाथ के जो 2 फोकस होते हैं, उन दोनों फोकस में से किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या केपलर्स फर्स्ट लॉ, या लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब सेकंड लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉ ऑफ एरिया भी बोल दिया जाता है इसको, लॉ ऑफ एरिया, या इसको बोलते हैं केपलर्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया या केपलर्स सेकंड लॉ। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिस्टेंस मापी जाती है फिजिक्स के अंदर, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक मापी जाती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेंटर टू सेकंड ऑब्जेक्ट सेंटर। और अब हम एक ऐसी लाइन मानते हैं, मेजर करते हैं, सिर्फ ये होती नहीं है, हमने सिर्फ इसको इमेजिन किया है। ये सन है, ये प्लैनेट है। अब इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन, ये हमने सिर्फ इमेजिन की है, इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, द लाइन दैट ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट। वो लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, सन टू प्लैनेट, दैट इज नोन एज अ सेमी मेजर एक्सिस। तो the line that join sun to planet, इमेजिनरी लाइन है, ये रियल नहीं होती है, हमने सिर्फ इसको माना। द लाइन दैट जॉइनिंग सन टू प्लैनेट्स स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि वो लाइन जो सन को प्लैनेट से ज्वाइन करती है, इमेजिनरी है, वो स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि वो इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम ले तो उसमें जो एरिया कवर होगा वो इक्वल होगा। इस बात को ध्यान में रखना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एरिया। अब ये इलिप्टिकल पाथ है, सन हमने यहां मान लिया, दैट इज एस सन प्लैनेट P। वो जो टाइम इंटरवल है वो हम स्मॉल भी ले सकते हैं, वो हम लार्ज भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो यहां प्लैनेट है पोजीशन A, यहां हमने टाइम इंटरवल ले लिया, मान लीजिए 1 आवर का, ये पोजीशन आ गया B पे। उसके बाद हमने कहीं और प्लैनेट की पोजीशन ली, दैट इज A डैश, टाइम वही लिया हमने 1 आवर, दैट इज अ B डैश। फिर हमने कहीं और पोजीशन ली, यहाँ A डबल डैश 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर का टाइम लिया है, यहाँ भी 1 आवर का लिया, यहाँ भी 1 आवर का हम ले लेते हैं, 1 आवर टाइम इंटरवल इक्वल है
बी डबल डैश। अब हमारे पास तीन एरिया है, एस ए बी, एस ए डैश बी डैश, एस ए डबल डैश बी डबल डैश। तीन एरिया हमने लिए, तीनों अलग अलग जगह पे, लेकिन तीनों में जो टाइम इंटरवल है वो हमने इक्वल लिया है। एस ए बी में जो एरिया स्वैप आउट हुआ वो भी 1 आवर में हुआ है, एस ए डैश बी डैश में भी, एस ए डबल डैश बी डबल डैश में भी। ये एरिया हमने निकाल लिया, ये एरिया भी हमने निकाल लिया और ये एरिया भी हमने निकाल लिया। अब जब ये एरिया हम निकालते हैं तो एस ए बी, एस ए डैश बी डैश, एस डबल ए डैश डबल बी डैश, ये एरिया इक्वल था। क्लियर? यानी इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी प्लेनेट अगर एरिया स्वैप आउट करता है, वो टाइम इंटरवल आप चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो तो वो एरिया इक्वल रहेगा। अब यहाँ लेंथ ज्यादा है तो ब्रेड्थ कम है, या ब्रेड्थ ज्यादा है तो लेंथ कम है। हमने लेंथ और ब्रेड्थ की बात नहीं की है, हमने सिर्फ एरिया की बात की है। अब क्वेश्चन माइंड में ये अराइज हुआ कि अगर एरिया हर बार इक्वल आता है जबकि लेंथ और ब्रेड्थ हर बार चेंज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड, इसका जो रिजल्ट निकला है वो रिजल्ट ये है, कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी वो एक स्पीड से नहीं चलता है। अगर वो एक स्पीड से चलता तो हर जगह जो ब्रेड्थ होती वो बराबर होती, लेकिन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ मीडियम है। मीन जो स्पीड है प्लेनेट की अराउंड द सन वो इक्वल नहीं है। मतलब कहीं तो ग्रेटर है और कहीं लेसर है। अब ग्रेटर कौन सी पोजीशन पे है, लेसर कौन सी पोजीशन पे है? जब वो सन के नियर है, नियर टू सन, तो वो फास्ट है। जब वो अवे टू सन है, सन से दूर, तो वो स्लो है। क्लियर? स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। सन के जब नियर है तो फास्ट है, सन से जब दूर है तो स्लो है। अब इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स।